So, hello everyone. Let's continue with chapter number 5 heat and this is part 2 of our video session. लास्ट टाइम हम लोग ने देख लिया था दैट एक्वाटिक एनिमल्स क्यों सर्वाइव कर पाते हैं इवन इफ देर इज़ अ लेक फ्रोजन अबाउ, राइट? ओके, सो पार्टिकल्स जो ऊपर के है पार्ट वो फ्रीज हो गया है, फिर भी नीचे आराम से सब लोग मछलियाँ मस्त मज़ा कर रही हैं, तैर रही हैं. कैसे करती हैं? बिकॉज ऑफ एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर विच इज़ 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक वाटर बिहेव्स एनॉमलसली, है ना. कुछ तो भी अजीब बिहेव करता है ना. इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग इट एक्सपांड्स. अब हमने लास्ट में आपको बताया था दैट ये जो एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर है वो हम लोग किसके मदद से सीख सकते हैं या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, राइट? तो एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर का स्टडी करने के लिए हम लोग एक अपैरेटस यूज़ करते हैं, वेरी वेरी स्पेशल अपैरेटस कॉल्ड एज होप्स अपैरेटस. ओके, एंड आई होप दैट तुमको ये होप समझ में आए. सो ये क्या होता है अपैरेटस? सिंपल एक सिलेंडर है एंड सिलेंडर के बाहर और एक सिलेंड्रिकल सरफेस है. अब इसमें फ्रीजिंग मिक्सचर है. ओके, यहाँ पे सब फ्रीजिंग मिक्सचर है. नाउ व्हाट इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग मिक्सचर? ये क्वेश्चन आता है बाय द वे. सो फ्रीजिंग मिक्सचर इज अ मिक्सचर ऑफ आइस प्लस सॉल्ट. ठीक है, सो हम लोग ने बहुत बार कुल्फ़ी वाले को देखा रहेगा, आइस और सॉल्ट रहता है ना कुल्फ़ी के इसमें. यहाँ पे ये फ्रीजिंग मिक्सचर से जो लिक्विड ड्रिप होगा उसके लिए एक कंटेनर यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं. हमारे पास 2 थर्मोमीटर्स हैं. इसके अंदर के वाटर का टेम्परेचर नापने के लिए हम लोग इसको नाम ले लेते हैं T1 और T2. सो ऊपर वाला T2 बेटा ठीक हो, और ये है T1. दीज आर थर्मोमीटर्स. ओके, सो अब इंटरनल सिलेंडर में विल पोर सम वाटर, विल फिल इट विद वाटर. सपोज यहाँ पे सब पानी 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 और दिल भी. चलो, ये है वाटर एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, सो दिस इज़ वाटर एट रूम टेम्परेचर एंड बिकॉज ऑफ फ्रीजिंग मिक्सचर क्या होने वाला है अब बीच में कहीं तो फ्रीजिंग मिक्सचर है तो उसके आसपास, राइट, बाहर के सिलेंडर में फ्रीजिंग मिक्सचर है तो अंदर के सिलेंडर का पानी उस पर्टिकुलर जगह में ठंडा होगा, इजंट इट? ये पर्टिकुलर पोर्शन में पानी क्या हो जाएगा? कोल्ड हो जाएगा. सही है. इसको मैं यहाँ पे फिर से बना लेता हूँ. वाटर का हम लोग सपोज ये पार्ट ले लेते हैं. अब यहाँ पे फ्रीजिंग मिक्सचर है तो यहाँ का पानी क्या होगा? कोल्ड होगा, टेम्परेचर डाउन होगा, राइट? सपोज अभी 10 डिग्री सेल्सियस है, सो 10 से 9 आएगा, 8 आएगा, 7 आएगा, है ना. ओके, तो अब ये जो थर्मामीटर है T2 और T1 इनका हम लोग मेजरमेंट लेते जाएंगे हर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में. टाइम इंटरवल हम हमेशा छोटे से छोटा लेने का कोशिश करते हैं ताकि अच्छे से रीडिंग आए. आप मिनट्स में ले सकते हो, आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि T1 एंड T2 ओके जो टाइम है वो रिकॉर्ड होगा पर 30 सेकेंड. हर 30 सेकेंड्स में ये रिकॉर्ड होगा. ओके, ठीक है. सो अब हर 30 सेकेंड का तो मैं ग्राफ बना नहीं सकता, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ये ग्राफ मिनट्स में लिया है, टाइम इन मिनट्स. याद रखो कि मेजरमेंट 30 सेकेंड्स में ही लिया है, सिर्फ ग्राफ बनाते टाइम मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया है. एंड टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. ठीक है, अब हर एक थर्मामीटर का T1 और T2 का मैं मेजरमेंट लेते जाऊंगा. T1 और T2 का मेजरमेंट लूँगा तो ये मैं यहाँ पे प्लॉट करने वाला हूँ. ठीक है, सो अब सेंटर पार्ट अगर कोल्ड हो जाता है, सो हमको पता है कि जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो उसका डेंसिटी बढ़ेगा, राइट? बिकॉज इट इज़ कॉन्ट्रैक्टेड. ओके, सो अब यहाँ का जो वाटर है वो कहाँ पे जाने वाला है? ठंडा पानी किधर जाएगा? ऊपर के नीचे, नीचे, है ना, इजंट इट? राइट, ठंडा पानी नीचे आएगा, गर्म पानी किधर जाएगा? ऊपर. सो अब जो T1 है, सपोज चलो 12 डिग्री सेल्सियस से हम लोग ने यहाँ पे लिया है. दिस इज़ 12, दिस इज़ 8, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 0. ओके, सो 12 डिग्री सेल्सियस से अगर हम लोग टेम्परेचर लेंगे तो T1 का ग्राफ
सीधे नीचे गिरता है, ऐसे जप करके नीचे गिरेगा। ओके, फटाक से नीचे गिरेगा और जब 4 डिग्री सेल्सियस तक वो पहुंचेगा तब तक वो ग्राफ स्लो हो जाएगा। ठीक है, अब T2 के बारे में देखेंगे। सो ध्यान से समझने का बात है कि ठंडा पानी किधर जाता है, नीचे, है ना, राइट। सो इट मीन्स दैट यहाँ पे जो T1 है उसका टेम्परेचर इज फॉलिंग, बट T2 का टेम्परेचर फॉल होने के लिए टाइम लगेगा, इजंट इट, क्योंकि ठंडा पानी नीचे जा रहा है ना, ऊपर तो जा रहा नहीं है। सो ऊपर का टेम्परेचर अभी भी काफ़ी देर तक स्टेबल होने वाला है, राइट। ठीक है, सो ये काफ़ी स्लोली 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 नीचे गिरेगा, कौन, T2, जबकि T1 एकदम रैपिडली नीचे गिरेगा। ठीक है, ये तब तक होने वाला है जब तक वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे नहीं पहुंच जाते, जो कि है 4 डिग्री सेल्सियस। एक बार ये 4 डिग्री सेल्सियस का पॉइंट पे पहुंच गया, सपोज यहाँ पे अब 4 डिग्री सेल्सियस हो गया, और यहाँ पे भी आस्ते 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 आस्ते, ये बहुत लेट होगा लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पहुँचेगा। कैसे सर 4 डिग्री सेल्सियस पहुँचेगा? अरे पहले ये लोवेस्ट वाला 4 होगा, राइट, ऊपर अभी भी अगर सपोज 5 है, 6 है, राइट, तो वो फिर ये ठंडा होगा लेयर, ये ठंडा होगा, ये ठंडा होगा, तो कभी ना कभी यहाँ का भी टेम्परेचर डाउन होगा ना। अल्टीमेटली तो पूरा फ्रीज होने वाला है। सो लेक पूरा फ्रीज क्यों नहीं होता है? जब तक पूरा लेक फ्रीज होने का टाइम आएगा तब तक वापस समर हो जाता है। ओके, सो लेक को भी पूरा फ्रीज कर सकते हैं, बट इट विल टेक टाइम। ऑलवेज रिमेंबर दैट आइस विल स्टार्ट मेल्टिंग फ्रॉम डाउन एंड फ्रीजिंग फ्रॉम टॉप। ठीक है, होगा तो पूरा का पूरा मेल्ट कभी ना कभी होगा, पूरा का पूरा फ्रीज कभी ना कभी होगा। सो T1 का टेम्परेचर रैपिडली डाउन होता है, राइट, 12, 8, ओके, 7, 6, 5, 4, फटाफट T1 गोज डाउन जल्दी जल्दी। T2 को टाइम लगता है, क्यों? क्योंकि पहले ठंडा पानी नीचे आता है, नीचे आता है तो T1 नीचे है, अपना टेम्परेचर नीचे है ना, राइट, थर्मामीटर नीचे है, तो वो फटाफट फटाफट डाउन हो रहा है, जबकि ऊपर वाला जो थर्मामीटर है वो स्लोली स्लोली नीचे आएगा। अब एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा जब दोनों भी थर्मामीटर 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेंगे। एक बार ये 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेंगे तो अब क्या होगा पता है? ऊपर भी 4 है, नीचे भी 4 है। अब जब 3 होगा तो किधर जाएगा बताओ? बिकॉज ऑफ एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस होगा, ओके, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होने के बजाय क्या होगा? एक्सपांड, इजंट इट? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट होने के बजाय एक्सपांड होगा तो वो ऊपर जाएगा, अभी भी नीचे 4 ही रहेगा। फिर 3 का 2 होगा, ऊपर जाएगा, 1 होगा, ऊपर जाएगा, इजंट इट? आपको समझ में आ रहा है? सो नीचे काफ़ी देर तक 4 डिग्री सेल्सियस बना रहने वाला है। सो व्हाट हैपेंस इज नाउ दैट T1 का ग्राफ इज स्लोली स्लोली गोइंग डाउन, वेरी स्लो। ये भी काफ़ी स्टीप हो गया, स्लो मतलब ऐसा स्लो, है ना। ज्योग्राफी में ये भी पढ़ा था हम लोग ने, स्टीप कर्व एंड जेंटल कर्व, है ना। और T2 जो है फटाक से 4 से 0 पहुंच जाएगा, अभी भी शायद नीचे वाला 4 पे ही रहेगा। ओके सर, नीचे वाला हमेशा 4 पे ही रहेगा क्या? अरे नहीं, वो भी 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, बट ऊपर से टेम्परेचर कम 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 कम, फिर बाद में लास्ट में नीचे जो होगा वो 0 पहुंचेगा, फ्रीज तो होगा, है ना, ठीक है, बट लेट। सो अब T2 रैपिडली नीचे गिरेगा, ओके, 4, 3, 2, 1, है ना, और T1 जो है स्लोली स्लोली 4, 3, 2, 1, 0। ओके, सो ये ग्राफ हमको क्या दिखाता है? ये टाइम टेम्परेचर ग्राफ हमको ये दिखाता है कि एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर हो रहा है। एक सिलेंडर है, बीच में फ्रीजिंग मिक्सचर रखा है, फिर भी वाटर देखो कैसे बिहेव कर रहा है ना। सो वाटर पहले ठंडा ठंडा होके नीचे जाता है, सो दैट्स वाई T1 का टेम्परेचर फटाफट इज फॉलिंग डाउन, T2 का वेरी स्लोली, एंड देन बाद में 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे जब आता है तो T2 का फॉल्स रैपिडली एंड T1 का बिकम्स स्लो, राइट, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग को कोल्ड रीजन्स में ये सब कुछ देखने के लिए मिलेगा, वो एनॉमलस बिहेवियर है ना, वो एक्वाटिक एनिमल्स वाला चीज़। ऑल्सो रिमेंबर दैट इन कोल्ड रीजन्स और एक चीज़ कमाल का मिलता है हमको, मैं बताता हूँ। सो ठंडी जगहों में जो वाटर पाइप्स होते हैं, ये भी एक गिव रीज़न आ सकता है। ठंडी जगहों पे जो वाटर पाइप्स होते हैं, राइट, दे ऑफन बर्स्ट इन विंटर, ओके, दे बर्स्ट, फूट जाते हैं इन विंटर। तुमको पूछेगा 2 मार्क का क्वेश्चन, वाई? तो हम लोग पहला बोलेंगे इन विंटर द टेम्परेचर फॉल्स बिलो 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब बिलो 4 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है तो पता है ना, आइस स्टार्ट्स एक्सपांडिंग,
ओके, इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, या वाटर, आइस नहीं बोलना चाहिए, हमको बोलना चाहिए वाटर, वाटर स्टार्ट्स एक्सपांडिंग इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। सही है, ठीक है। क्यों होता है ऐसा? ये है ड्यू टू एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ओके, सो बिकॉज ऑफ एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, जैसे 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 टेम्परेचर कम होते जाता है, पहले वाटर होता है कॉन्ट्रैक्ट, और एक बार 4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, सो अब 3, 2, 1 पे क्या होगा, वो फिर से एक्सपांड, है ना, ठीक है। सो अब ये होने की वजह से ये वाटर एक्सपांड होता है, वाटर एक्सपांड होता है, लेकिन पाइप में जगह कम पड़ती है, राइट। सो प्रेशर इज बिल्ट ऑन द पाइप, ठीक है, प्रेशर बिल्ड्स ऑन द पाइप एंड बिकॉज ऑफ दैट द पाइप बर्स्ट। तो ये आपको लिखना है, ठीक है, समझ में आ गया, 2 मार्क का पूछा तो। अब नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा होगा ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी, ठीक है। अब मुझे पता है कि अर्थ इज सराउंडेड बाय वाटर एंड अर्थ ऑल्सो हैज़ वाटर, है ना, 71% जो है वाटर है, ठीक है। सो अब अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में होता है, ओके, उसकी वजह से ही हमारा रेनफॉल होता है, उसकी वजह से ही हमारा क्लाइमेट डिसाइड होता है, वेदर डिसाइड होता है ना, ठीक है। तो जो मॉइस्चर है एटमॉस्फेयर में, ओके, उसी को ही हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं, इजंट इट, ओके। एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को ही हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं, सही है, ठीक है, इसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं, है ना। अब ड्यू पॉइंट क्या होता है? ड्यू पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे हमारे आसपास का एयर जो है वो सैचुरेटेड हो जाता है विद वाटर वेपर। अब सर ये सैचुरेटेड क्या होता है, ठीक है। सो अब ध्यान से देखना है कि किसी भी एयर का, ओके, सपोज मेरे पास एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ एयर है, ओके, यहाँ पे एयर पार्टिकल्स है, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ फिक्स टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे 40 डिग्री सेल्सियस में ये एयर है, ठीक है, एयर पार्टिकल्स एट 40 डिग्री सेल्सियस, और इसमें 49 ग्राम ऑफ वाटर है, ठीक है, 49 ग्राम्स वाटर है, ओके। अगर अब इसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा वेपर आ गया तो क्या होता है? तो ये जो वाटर वेपर है कंडेंसेशन होना चालू हो जाता है, ओके, और इसी से आती है बारिश, रेन, है ना, ठीक है, ओके। सो 40 डिग्री सेल्सियस में 49 ग्राम ऑफ वाटर लगता है हम लोग को, ओके, टू मेक द एयर सैचुरेटेड, ओके। इससे थोड़ा भी पानी अगर एक्स्ट्रा रहा तो क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन हो जाएगा, इजंट इट, कंडेंसेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब ऐसे सिचुएशन में ड्यू पॉइंट किसको बोलेंगे हम? ड्यू पॉइंट बोलेंगे हम 40 डिग्री सेल्सियस को, है ना, क्योंकि इस टेम्परेचर में इस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर में क्या हो गया? कंडेंसेशन हो गया। सो ड्यू पॉइंट एक फिक्स टेम्परेचर नहीं है, ओके, ड्यू पॉइंट कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है, ठीक है। ये बस एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे वाटर बिकम सैचुरेटेड विद वेपर, ठीक है। और ड्यू पॉइंट देखो कम ज़्यादा हो सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं, फिर से सेम एयर लेकिन 20 डिग्री सेल्सियस में, सपोज हम लोग कोई हिल स्टेशन में, अब जस्ट 14.7 ग्राम ऑफ वाटर अगर मेरे पास है, ओके, तो एयर सैचुरेट हो जाएगा। 14.7 ग्राम ऑफ वाटर से ही एयर जो है सैचुरेटेड विद वाटर हो जाएगा। इसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा वेपर आया, ओके, तो एयर इसको होल्ड नहीं कर पाएगा एंड कंडेंसेशन विल अकर, ओके, समझ रहे, ठीक है। सो दैट्स वाई ठंडे इलाके में जल्दी बारिश आती है ना, ओके, क्यों? क्योंकि 14.7 ग्राम, देखो कितना कम पानी में ही वो कंडेंसेशन होगा, है ना, राइट। सो उतना ही पानी में वो सैचुरेट हो जाते हैं। और जब 40 डिग्री सेल्सियस देखो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ओके, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगा, राइट। सो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस, है ना, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी, ये आपको याद रखना है, ओके। सो व्हाट इज अ ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। तो सपोज वी टेक अनसैचुरेटेड एयर, ओके, हम लोग ने एक एयर लिया है, एयर का पार्ट अनसैचुरेटेड है एक किसी तो टेम्परेचर में, एट अ सर्टन टेम्परेचर, एंड देन इसका टेम्परेचर को हम क्या करते हैं? कम करते हैं।
फॉर एग्जांपल हमने 40 डिग्री सेल्सियस में कुछ एयर लिया, अब इसका टेम्परेचर मैं कम कर रहा हूँ, तो ऐसा पॉइंट तो आएगा जहाँ पे दिस एयर बिकम सैचुरेटेड विद वाटर वेपर, है ना। ओके, क्यों सर? अरे टेम्परेचर कम किया तो सैचुरेशन लेवल पहुँचता है ना कभी जल्दी पहुँचेगा, राइट। सो एक ऐसा टेम्परेचर इज रीच्ड एट विच द एयर बिकम सैचुरेटेड विद वेपर एंड दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। हमेशा याद रखना दैट एक पर्टिकुलर एयर का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में कुछ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है। ओके, या तो वाटर का क्वांटिटी बढ़ा दो तो कंडेंसेशन हो जाएगा, या तो एयर का टेम्परेचर कम कर दो तो कंडेंसेशन हो जाएगा। ऐसे टेम्परेचर को जहाँ पे ये होता है, ओके, उसे कहते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। मॉर्निंग में भी ड्यू ऐसे ही फॉर्म होता है। ओके, मॉर्निंग में ड्यू ऐसे ही फॉर्म होता है। तो सपोज हमारे पास यहाँ पे एक लीफ है, ओके, और आसपास है क्या? वाटर वेपर। ठीक है, अब इन द मॉर्निंग क्या होने वाला है? टेम्परेचर जो होता है वो बहुत कम होता है ना, टेम्परेचर इज़ वेरी लो। ओके, क्योंकि टेम्परेचर इज़ लो, सो दैट्स वाई द एयर is now saturated with vapor. Okay, it can't hold any more vapor. तो क्या होता है? ये वेपर यहाँ पे आके क्या हो जाता है? कंडेंसेट। ओके, कंडेंस हो जाता है, कंडेंसेशन हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे तुमको दिखेगा सुबह सुबह, क्या मालूम है ना, ड्यू ड्रॉप। ठीक है, अब ऐसे ही सेम होता है जब हम लोग कोई वाटर बॉटल को निकाल लेते हैं फ्रिज के बाहर, क्या होने वाला है? उसके आजू बाजू का वेपर्स, क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया, उसके आजू बाजू का वेपर्स स्टिक टू इट, कंडेंसेशन हैपन्स। राइट, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया, दैट्स वाई द एयर सराउंडिंग दिस थिंग्स, ओके, गेट सैचुरेटेड विद वेपर एंड जस्ट अमाउंट ऑफ वेपर थोड़ा बढ़ने से ड्यू पॉइंट इज रीच्ड। ओके, सो एक ड्यू पॉइंट इज रीच्ड एंड कंडेंसेशन हैपेंस। तो ये हमेशा हमको याद रखना है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। द वेपर कंटेंट इन द एयर, ओके, वेपर कंटेंट इन द एयर इज मेजर्ड इन एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। कितना वेपर कंटेंट एयर में है उसको हम लोग मेजर करते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में। ठीक है, और वो क्या होता है? सो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी किस में मेजर करते हैं हम लोग? ठीक है, सो हम लोग देखते हैं पहले एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज वेपर प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर। मतलब क्या? मतलब ये शॉर्टकट में कि कितना वेपर्स है पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब पर मीटर क्यूब एयर में। ठीक है, कितना वेपर है, तो वेपर को मेजर करेंगे केजी में। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का एसआई यूनिट 1 मार्क के लिए पूछेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? केजी पर मीटर क्यूब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन सेंटेंस इन योर टेक्स्ट बुक। सब लोग नज़रअंदाज करते हैं ये सेंटेंस को, बट होप सो आपको समझ में आ रहेगा। कितना वेपर्स प्रेजेंट है एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर में, उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और क्या है ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी? ये सिर्फ आपको बताता है कि कितना वेपर्स अभी एयर में है। ठीक है, ओके, सो इट्स अ मेजर ऑफ वेपर। हम लोग लेते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, और एक चीज़ है हमारे पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सो इट्स कितना मास ऑफ वाटर वेपर, ओके, इट्स एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर विच इज प्रेजेंट इन द एयर। ठीक है, ओके, अभी कितना मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है अपॉन कितना मास ऑफ वाटर वेपर चाहिए, रिक्वायर्ड टू मेक द एयर सैचुरेटेड। ओके, जो कि अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग चीज़ हो सकती है, इजंट इट? फॉर एग्जाम्पल 40 डिग्री सेल्सियस पे हमको कितना वाटर वेपर चाहिए था? 49 ग्राम। और 20 डिग्री सेल्सियस पे हमको कितना वाटर वेपर चाहिए होता है सैचुरेट करने के लिए? 14.7 ग्राम। तो अभी कितना वाटर वेपर है प्रेजेंट इन द एयर अपॉन कितना चाहिए,
सैचुरेट करने के लिए। इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, अच्छा अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ और, अगर तुमको कोई बोलेगा परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो फॉर्मूला सेम रहेगा, एक्चुअल मास कितना चाहिए अपॉन रिक्वायर्ड मास। ओके, एक्चुअल मास मतलब कितना है अपॉन रिक्वायर्ड मास कितना चाहिए, परसेंट है ना, मतलब 100 से मल्टीप्लाई। सो ये परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाता है। ओके, सो देखो तीन चीज़ है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी सिर्फ हमको ये बताता है कितना वेपर्स है एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ एयर में, दैट्स इट, उसका चैप्टर उधर खत्म है, छोड़ दो। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमको क्या बताता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज अ रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर अभी जो प्रेजेंट है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर अपॉन उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में कितना मास ऑफ वाटर वेपर हमको चाहिए सैचुरेट करने के लिए एयर को। ठीक है, तो उसका रेशियो अगर हम लोग निकालेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। अगर परसेंटेज ह्यूमिडिटी निकालना है तो क्या करना है, ऊपर लिखना है अभी कितना प्रेजेंट है वो अपॉन कितना एक्चुअली चाहिए सैचुरेट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, तो कुछ तो परसेंटेज मिलेगा हमको। ओके, 40 50 60 है ना, राइट। सो अब तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फंसाने वाला, जो MCQ में जनरली पूछ सकता है। ठीक है, सो क्या बोलेगा पता है, एट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, एट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना होगा। ओके, तो चलो पता लगाते हैं हम लोग। ठीक है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर में परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना होगा, 4 ऑप्शन दे देगा वो। ओके, सपोज 50%, 100%, नन ऑफ द अबाव, ठीक है, ऑल ऑफ द अबाव, वट एवर, कुछ तो भी नन ऑफ द अबाव रहेगा, या तो कुछ बिटवीन ए एंड सी, कुछ भी देगा। ठीक है, सो एट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ओके, सोचो कि अगर हम लोग 40 डिग्री सेल्सियस पे हैं, ओके, 40 डिग्री सेल्सियस पे ड्यू पॉइंट रीच हो गया है, ड्यू पॉइंट रीच हो गया मतलब करेंटली हमारे पास 49 ग्राम ऑफ वाटर वेपर होगा, है ना। सर को इससे पता, अरे उसने बोला है ना ड्यू पॉइंट है। ठीक है, ड्यू पॉइंट है मतलब अब उधर बारिश होने वाला है, तो कब होगा बारिश, 40 डिग्री सेल्सियस में बारिश कब होगा, जब 49 ग्राम ऑफ वाटर वेपर रहेगा ना वहाँ पे, अपॉन कितना चाहिए 49 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, कितना है 49, कितना चाहिए 49, कितना परसेंट है 100%। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे कितना होता है 100%, तो 100% सैचुरेशन है भाई, बारिश होना ही होना है। ओके, नाउ इफ दिस परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लेस देन 60%, तो हम लोग बोलते हैं दैट एयर इज ड्राई। एंड इफ दिस रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ग्रेटर देन 60%, तो हम लोग बोलेंगे एयर इज ह्यूमिड। तुमको समझा? ठीक है, कब हम लोग बोलते हैं ह्यूमिड है, जब ये पर्टिकुलर चीज़ रिलेटिव ह्यूमिडिटी मोर देन 60% होगी, तब हम लोग बोलेंगे भाई एयर इज ह्यूमिड। ठीक है, और लेस देन 60% होगी तो हम लोग क्या बोलेंगे, एयर इज ड्राई। ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई दैट बॉटल ऑफ कोल्ड वाटर आउट ऑफ रेफ्रिजरेटर, है ना, तो छोटे छोटे सरफेस, मतलब छोटे छोटे ड्रॉपलेट कैसे आते हैं सरफेस ऑफ द बॉटल पे, राइट, और क्यों पत्तों पे, प्लांट्स पे, ग्रास पे, विंडो पेन्स पे, व्हीकल के ऊपर, साइकिल के सीट पे, ये तो हमेशा देखने मिलता है, पता है ना, अपना साइकिल सीट का गद्दी जो रहता है उस पर पानी हमेशा मिलता है सुबह सुबह, राइट। ठीक है, तो वो कैसे आता है अब तुमको समझ में आएगा, क्योंकि बाहर पूरे दिन भर टेम्परेचर ज़्यादा था तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी था वो ज़्यादा था, तो आजू बाजू बहुत सारा वाटर वेपर था, फिर भी वो कंडेंस नहीं हुआ, बट अर्ली मॉर्निंग पे ये टेम्परेचर कम हो गया, सो दैट वाटर वाज इनफ ओके टू मेक द एयर सैचुरेटेड एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, एंड दैट्स व्हाई कंडेंसेशन हो गया। अब तुमको एक गिव रीज़न मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, वो गिव रीज़न हम लोग देख लेते हैं एक बार। सो फिर से 2 मार्क का क्वेश्चन है दैट ड्यूरिंग विंटर सीजन, ओके, विंटर सीजन के टाइम पे, आई लव विंटर, व्हाट अबाउट यू, बताओ मेरे को जल्दी जल्दी, हु लव्स विंटर सीजन। जब भी कोई रॉकेट, ठीक है, सपोज एक रॉकेट ऐसे जा रहा है, तो पता है एक ट्रेल छोड़ता है पीछे वो,
वाइट ट्रेल बिहाइंड, है ना, ओके, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी देर तक रहता है ये, ठीक है। बट इन समर द ट्रेल, द वाइट ट्रेल ऑफ द रॉकेट डिसअपियर्स क्विकली। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। सो पहला बात यह है कि वो जो वाइट ट्रेल छोड़ रहा है वो पीछे, ठीक है, क्लियर स्काई पे, ठीक है, वो क्या है पता है, वाटर वेपर। ओके, नाउ केमिस्ट्री में तुमने सीखा रहेगा, राइट, वेन एवर हाइड्रोकार्बन इज बर्न, जब भी कोई हाइड्रोकार्बन जलता है तो हमेशा हमको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, है ना। कोई भी हाइड्रोकार्बन जलता है तो हमको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ये एनर्जी से इंजन चल रहा है। हाइड्रोकार्बन कौन है, हाइड्रोकार्बन है पेट्रोल, ओके, या गैसोलीन, व्हाटएवर, कुछ भी फ्यूल हाइड्रोकार्बन होता है। सो एज द प्लेन फ्लाइज, ओके, जो भी ये इंजन से निकल रहा है, इंजन से क्या निकल रहा है, इंजन से निकल रहा है वेपर, इंजन से निकल रहा है वेपर, ठीक है। अब ये वेपर कंडेंस होता है, ओके, और इसी से बनता है छोटा सा ऐसा लंबा सा क्लाउड, ओके, इट फॉर्म्स क्लाउड्स। अब अगर सराउंडिंग एयर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, if relative humidity is more, ओके, तो क्या होगा, तो इट टेक्स लॉन्ग टाइम फॉर द वाइट ट्रेल फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ वेपर टू डिसअपियर। क्यों, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑलरेडी ज़्यादा है, मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है एयर का वो कम है ना। शॉर्टकट में रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा है मतलब क्या, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज लेस, एयर इज लेस, ठीक है। सो अब पहले ही मेरे पास आजू बाजू दुनिया भर का पानी है, तो मैं ये वाइट ट्रेल को क्यों एब्जॉर्ब करूँ, तो नहीं करता, ठीक है। अब इसका उलट, अपोजिट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लेस, सो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी विल बी मोर, तो ये ट्रेल में से पानी जो है वो सराउंडिंग एयर ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ओके। इफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ सराउंडिंग एयर इज लेस, ठीक है, सो द साइज ऑफ वाइट ट्रेल जो है पहले तो बहुत छोटा बनेगा, या तो बनेगा ही नहीं तो जल्दी गायब हो जाएगा, ठीक है। सो ये गिव रीजन का आंसर आप लोग प्रिपेयर करेंगे पेज नंबर 67 से, तो तुमको ये प्रिपेयर करना है, ठीक है। याद रखो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम, तो मेरे पास ही ऑलरेडी इतना सारा पानी है भाई, मैं तुम्हारे वाइट ट्रेल में से पानी क्यों ले लूँ, वेपर क्यों ले लूँ, ओके। अब इसका उलट, अगर मेरा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है एयर का, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एयर का कम है, ह्यूमिड नहीं हूँ मैं, है ना, तो मैं वाटर जो है, वाटर वेपर जो है तुम्हारे ट्रेल से मैं ले सकता हूँ, इजंट इट, ठीक है। सो दैट्स द रीज़न वाई वी सी अ वाइट ट्रेल फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यूरिंग विंटर। इन समर या तो ट्रेल जल्दी गायब हो जाएगा, बहुत पतला रहेगा, या तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो हीट को हम लोग किस में मेजर करते हैं, तो यूनिट्स ऑफ हीट काफ़ी सारे, एक है जूल, यह है एसआई यूनिट, और सीजीएस यूनिट में होता है कैलोरी, ठीक है। अब ये एक कैलोरी हीट क्या है, ठीक है, व्हाट इज 1 कैलोरी हीट, ओके। सो अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज अ टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर। अगर मेरे पास यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ वाटर है और मैं उसको हीट कर रहा हूँ, ओके, हीट, अगर मेरे पास 1 ग्राम ऑफ वाटर है और मैं उसको हीट कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसका कुछ तो भी टेम्परेचर रहेगा। सपोज यहाँ पे अभी टेम्परेचर है 14.5 डिग्री सेल्सियस, ओके। सो अब ये टेम्परेचर बढ़ेगा,
ये टेम्परेचर बढ़ के हो जाएगा 15.5 डिग्री सेल्सियस, तो ये 1 डिग्री सेल्सियस का गैप आ गया, राइट. सो अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 to 15.5 इज कॉल्ड 1 कैलोरी हीट. ठीक है. सो ये आपके पेज नंबर 67 पे आपको मिल जाएगा, डेफिनेशन वहाँ से आपको पढ़ना है. ओके. सो 1 ग्राम ऑफ वाटर को 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस पे या 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना हीट लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे 1 कैलोरी हीट है. ये 1 किलो कैलोरी हीट क्या होती है, तो सिंपल वापस से ओके कि 1 ग्राम ऑफ वाटर को, ग्राम नहीं आना चाहिए ना अभी, है ना, किलो आ गया ना, किलोग्राम आएगा. 1 किलोग्राम वाटर को 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस, ये 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना भी हीट लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे 1 किलो कैलोरी हीट. इसका मतलब ये है कि 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरीज, इजंट इट. ठीक है. अच्छा, अगर हम लोग ने 1 किलोग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया डिफरेंट टेम्परेचर रेंज पे, मतलब सपोज 24 डिग्री सेल्सियस पे पानी है, ओके, और उसको 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना है, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट करना है. ठीक है. तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड विल बी लिटिल बिट डिफरेंट. ठीक है. मे बी ज़्यादा हीट लगेगा, मे बी कम हीट लगेगा. ठीक है. ऐसे एक्चुअली लगना तो नहीं चाहिए, बट वाटर थोड़ा अजीब बिहेव करता है, इजंट इट. ओके. देयरफॉर साइंटिस्ट लोगों ने क्या सोचा कि भाई ये टेम्परेचर का रेंज है ना, फिक्स कर लो चुपचाप से, ताकि सबको सेम आए, 14.5 से 15.5. अदरवाइज डेफिनेशन में तो ऐसा भी हो सकता था ना, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ऐसा हो सकता था, बराबर. ठीक है. इन्होंने 14.5 और 15.5 क्यों लिया, बिकॉज अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट लगता है अगर टेम्परेचर रेंज चेंज करूं. मतलब 15 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस में हीट करने के लिए भी पानी को अलग अमाउंट ऑफ हीट लग सकता है. ठीक है. सो बिकॉज वो अजीब है. तो आज के सेशन में हमने सीखा कि यूनिट ऑफ हीट क्या है. 2 यूनिट है, एसआई यूनिट है जूल और सीजीएस यूनिट है कैलोरी. हमने ये देखा कि ह्यूमिडिटी क्या होती है, राइट. इट्स जस्ट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर. ओके. और हम लोग इसको कैसे मेजर करते हैं, राइट. तो हम लोग मेजर करते हैं पर मीटर क्यूब ऑफ एयर में कितना वेपर है. ओके. दैट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. अब अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी का बात करूँ तो वो एक रेशियो है. ओके. तो रेशियो किसका, एक्चुअल मास अभी कितना प्रेजेंट है अपॉन कितना मास ऑफ वेपर हमको चाहिए ताकि ये एयर सैचुरेट हो जाए. अब एयर सैचुरेशन जिस पॉइंट पे होता है, राइट, उसको हम लोग ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बोलते हैं. रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर लेस देन 60 हुआ तो हम लोग बोलेंगे एयर ड्राई है, मोर देन 60 हुआ तो हम बोलेंगे एयर ह्यूमिड है. ठीक है. अब ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की ही वजह से हम लोग को बहुत सारे फिनोमिनन देखने को मिलते हैं, जैसे कि कंडेंसेशन of water droplets या dew drops on the leaves, on the plants, on the grass. okay. also white trail, okay, fighter plane का या normal plane का या rocket का जो दिखता है, ठीक है, वो भी इसी relative humidity के concept से होता है. ओके. देन हम लोग ने और एक चीज़ देख लिया था, हमने देखा था होप्स apparatus, जिसमें T1 था नीचे वाला थर्मामीटर, T2 था ऊपर वाला थर्मामीटर. T1 का ग्राफ फटाफट नीचे आया जब तक नॉर्मल टेम्परेचर पे नीचे चल रहा था, वो है ना, कोल्ड हो रहा था पानी. एक बार 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, उसके बाद ये स्लो हो गया. T2 बहुत स्लो था स्टार्टिंग में और फटक से बाद में नीचे गया. ये ग्राफ तुम लोग ठीक से देखोगे तो मछली दिखेगी तुमको, कभी देखना अच्छे से. होप तुमको ये सारा कुछ समझ में आया होगा. फिर से देखो, पक्का समझ में आएगा. स्लो करके देखो, मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ, ऐसा हो सकता है. ओके. सो नेक्स्ट टाइम हम लोग इसके आगे जाएंगे, लेसन को आगे बढ़ाएंगे. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ टिल देन. Okay, take care of your parents and elders, respect them. Bye bye for now. Thank you very much.